तुम मेरे लिए कल भी खड़ूस चश्मेश मेरी जान के दुश्मन थे और आज भी खड़ूस चश्मेश मेरी जान के दुश्मन ही हो। और आज मैं तुम्हें एक और नाम देती हूँ। तुम नंबर एक के चालबाज और धोखेबाज भी हो। मुझे अच्छी तरह से वो दिन याद आ रहा है जब तुमने मुझे कॉल किया था और अनन्या का नाम लेते हुए ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि तुम तो मुझे जानते ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि तुमने मुझे कॉल जानबूझकर की थी। वो यह सब सोच ही रही थी कि तभी वहां नायरा आ जाती है और जब वो देखती है कि वह बिल्कुल गाड़ी में सिकुड़ कर एक साइड बैठी है तो वो समझ जाती है कि आराध्या को लाख समझाने के बावजूद भी वो अभी भी नाराज है। वो उसे हंसाने के लिए बहुत नाटकीय अंदाज में धीरे से उसके कान में कहती है, बेशक तेरी उससे शादी हो गई है, लेकिन वो आज भी मेरा इश्क है। इसलिए मेरे इश्क का ज्यादा दिल मत दुखाना। और हाँ, पहली रात में ही उसके ऊपर अपने प्यार के इतने रंग बिखेर देना कि वो मुझे भूल जाए और बस तुम्हें याद रखे। आराध्या उसे घूर कर देखती है तो वो धीरे से कहती है, अब मुझे घूर घूर कर देखने से कोई फायदा नहीं है। अगर घूर कर ही देखना है तो जरा अपने बगल में बैठे दूल्हे राजा के गुलाबी ओंठों को देखो। कसम से सारा गुस्सा पल भर में ही पिघल जाएगा और फिर प्यार किस किस सूरत में बाहर निकलेगा वो तो तू सोच भी नहीं सकती। आराध्या गुस्से में गाड़ी का शीशा बंद करने लगती है तो नायरा शीशे के ऊपर अपना हाथ रख देती है और कहती है, अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात होने में बहुत टाइम है। खैर कोई बात नहीं, जब बगल में कोई हैंडसम बंदा बैठा हो और उसकी परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू मन को महका रही हो तो कमबख्त कौन अपने बचपन के फ्रेंड से बात करना चाहेगा। अच्छा बेटा, अब जाओ और इश्क की गलियों में खूब गोते लगाओ। ओके बाय। इतना कहते हुए वो गाड़ी से दूर हो जाती है और अपने मन में कहती है, बेचारी मेरी आराध्या रानी अपनी लव स्टोरी को खास बनाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी लव स्टोरी ना सिर्फ खास बनेगी बल्कि बड़ी ड्रामेटिक भी बनेगी। लव स्टोरी में सस्पेंस भी होगा। क्या आराध्या मुखर्जी अपने पति कबीर मल्होत्रा को आज की रात पति का हक दे पाएंगी, या फिर शहर के जाने माने क्रिमिनल लॉयर कबीर मल्होत्रा क्या अपनी बीवी आराध्या की खूबसूरती में कुछ इस तरह से खो जाएंगे कि वो ये भूल जाएंगे कि कुछ दिन पहले यही लड़की उनका जीना हराम किए हुए थी। नायरा हंसते हुए अपने घर चली जाती है और उधर कबीर और आराध्या दोनों गाड़ी में विंडो की तरफ अपने अपने साइड कुछ इस तरह से बैठे थे मानो वो दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हों। थोड़ी देर में मल्होत्रा हाउस आ गया था जहां नई बहू के स्वागत के लिए नीना जी बहुत सारे मेहमानों के साथ दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके लिए तो आज बहुत बड़ा खुशी का दिन था कि उनके बेटे ने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली है। हाँ, कुछ देर के लिए वो मंडप में जरूर उदास हो गई थी, लेकिन जब कबीर ने आराध्या की मांग में सिंदूर भरा तो उसके बाद उनकी सारी उदासी खत्म हो गई थी। आराध्या और कबीर जब दरवाजे पर खड़े होते हैं तो वो दोनों की आरती उतारते हुए कहती हैं, आराध्या बेटा, मल्होत्रा हाउस में तुम्हारा स्वागत है। आराध्या अपने मन में कहती है, मेरे लिए तो ये मल्होत्रा हाउस नहीं, जेल है जहां मुझे जबरदस्ती प्लान के तहत लाया गया है। लेकिन मेरा नाम आराध्या मुखर्जी है, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर ही मैं इस मल्होत्रा हाउस से चली जाऊंगी। नीना जी आराध्या को कबीर के कमरे की तरफ ले जाने लगती हैं। उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो एक सुकून भरी खुशबू हवा में घुल गई। सफेद गुलाब और लिली से सजा कमरा किसी रॉयल स्वीट जैसा लग रहा था।
बेड पर हल्के गुलाबी और सफेद फूलों की करीने से बिछी थीं और कोनों में रखे ऑर्किड कमरे को एक अलग ही एलिगेंस दे रहे थे। मोगरे की हल्की लड़ियां पर्दों से झूल रही थीं, जिनकी खुशबू में अपनापन और पवित्रता दोनों खुली थी। उसने एक सरसरी नजर पूरे कमरे में डाली। नीना जी मुस्कुराते हुए बोली, आराध्या, तुम्हें पता है कि ये सारी डेकोरेशन मेरे बेटे कबीर ने तुम्हारे लिए की है। उसने तुम्हारी पसंद के फूलों से ये पूरा कमरा सजाया है। उसकी नजर तभी कमरे की एक दीवार पर जाती है जहां लाइट से आई लव यू मुस्कान लिखा होता है। उसे देखकर तो आराध्या का मुंह बन जाता है। नीना जी कुछ देर तक उससे बातें करती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। वो जैसे ही कमरे से बाहर जाती हैं, तो आराध्या अपने सर से चुनरी हटाते हुए उसे दूर फेंक देती है और कमरे में की गई सजावट को तहस नहस कर देती है। दीवार पर जो आई लव यू मुस्कान लिखा हुआ था, उस लाइट को भी वो निकाल कर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, आई लव यू माई फुट। पूरे कमरे को अस्त व्यस्त करने के बाद वो उदास मन से कमरे में बैठ जाती है और खुद से कहती है कि ये सब करने के बाद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा है। पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया। मैं डेली कबीर से मिलती थी, लेकिन मैं फोन पर उसकी आवाज क्यों नहीं पहचान पाई। क्यों मैंने उससे बिना देखे शादी करने की बात की। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी कबीर कमरे में आ जाता है और पूरे कमरे को अस्त व्यस्त हालत में देखकर वो आराध्या पर गुस्सा करते हुए कहता है, ये तो पता था कि तुम एक नंबर की बेवकूफ और कम दिमाग वाली हो, पर यह नहीं पता था कि बेवकूफी के साथ साथ तुम्हें पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। आराध्या उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, जस्ट शट अप। एक भी वर्ड मेरे आगे मत बोलना। कबीर जब देखता है कि वो बिना चुनरी के उसके सामने तन कर खड़ी है और उसकी खूबसूरती साफ दिखाई दे रही है, तो वो जल्दी से उसकी चुनरी उठाता है और उस चुनरी को आराध्या के चारों तरफ लपेटते हुए कहता है, ये पैतरे आजमाना बंद करो। मैं एक इंटेलिजेंट लॉयर हूँ और तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। और हाँ, ये चुनरी वाला पैतरा मुझे तुम्हारे करीब नहीं ला सकता। इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसी चीप हरकत मत करना। अब बताओ क्या कह रही थी। वो अपनी चुनरी एक बार फिर से निकाल कर सोफे पर फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे कहने से तो मैं बिल्कुल भी इस चुनरी को नहीं ओढ़ूंगी। और पता है तुम्हें, कल से तो मैं शॉर्ट पहनकर घूमूंगी। वैसे भी मैं यहाँ बहू बनकर नहीं आई हूँ जो घूंघट ओढ़कर तुम्हारे दरबार में घूमूं और तुम्हारे आगे जी पति देव कहते हुए तुम्हारे कबीर नाम की माला जपूं। और सुनो, ये डेकोरेशन मैंने अगर तहस नहस कर दी है तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है। और फिर वो कुछ सोचते हुए कहती है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल कर आज की रात को तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। वो कटाक्ष हंसी हंसते हुए बोला, अपनी शक्ल देखी है। तुम्हारी जैसी लड़कियों से मैं बात तो करना पसंद नहीं करता, फिर तुम्हारे साथ आज की रात को मैं सेलिब्रेट करूं। कबीर मल्होत्रा के इतने भी बुरे दिन अभी शुरू नहीं हुए हैं। आराध्या उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए उसके करीब आ जाती है और गुस्से से कहती है, मुझसे तमीज से बात करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाली आराध्या नहीं हूँ जो आपके सामने इसलिए नहीं बोलती थी कि मैं आपके लॉ फॉर्म में कुछ सीखने आई हूँ, इसलिए मैं चुप रहती थी। पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं, हाँ, क्योंकि अब तुम मिसेस कबीर मल्होत्रा बन गई हो, और वो भी चाल से। आराध्या ने जैसे ही कबीर के मुंह से चाल शब्द सुना, तो वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चालबाज कहने की। चालबाज तो तुम खुद हो। जानबूझकर तुमने मुझे कॉल किया और उस कॉल को रॉन्ग नंबर का रूप दे दिया।
कबीर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, आई कांट बिलीव दिस, कि तुम इतनी बड़ी छोटी हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं। लेकिन तुमने बिना देखे वाली शादी की बात क्यों की? मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, फिर तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई? तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों सीधा मंडप में एक दूसरे को देखेंगे। इस तरह से तो देखा जाए तो मुझसे शादी करने का प्लान तुमने बनाया है। तुम जानती थी कि अगर कबीर मल्होत्रा तुम्हें देख लेगा तो वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, इसलिए तुमने ये प्लान बनाया। आराध्या गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, चलो, मैं भी मानती हूँ कि मैंने ये प्लान बनाया था, लेकिन तुमने मुझे शादी से इनकार करने का समय क्यों नहीं दिया? क्यों आगे बढ़कर तुमने मेरी मांग भर दी? तुम जब मुझसे नफरत करते थे, फिर क्यों मेरी मांग भरी और क्यों मेरी विदाई करवा कर मुझे अपने घर ले आए? क्यों नहीं एक बार भी तुमने अपने मॉम डैड से कहा कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिससे तुम प्यार करते हो? मैं तुम्हारी तरह एक मामूली इंटर्न नहीं हूँ। मैं एक कामयाब लॉयर हूँ। शहर में मेरा अपना एक स्टेटस है। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि कबीर मल्होत्रा कभी कोई इलीगल काम नहीं करता। अगर भरे मंडप में तुम्हें छोड़कर मैं चला आता तो लोग मुझ पर उंगलियां उठाते और ये कहते कि मैं एक लड़की को शादी के मंडप में छोड़कर चला गया। मुझे अपना नाम जान से भी ज्यादा प्यारा है। और रही बात तुम्हारी, तो वो थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, तो तुम घर के किसी कोने में एक तरफ पड़ी रहोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब तुमने अपना स्टेटस बचाने के लिए किया है। हाँ, बिल्कुल। पर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें देखकर तुम पर लट्टू हो गया और बस इसीलिए मैंने आगे बढ़कर तुम्हारी मांग सजा दी? आराध्या ने घूम कर उसकी तरफ देखा, आंखों में सुलगती नफरत के साथ वो बहुत रौबदार अंदाज में बोली, मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए, और वो भी 24 घंटे में। एक पल भी मैं तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज जहर जैसी थी। कबीर के चेहरे पर हल्की सी हंसी उभरी, मगर आंखें सख्त हो गईं। वो तंज से बोला, लॉ की पढ़ाई तुमने क्या नकल करके पास की है? आराध्या ने दांत भींच लिए और बोली, मुझे ज्ञान नहीं, तुमसे आजादी चाहिए। कबीर एक कदम आगे बढ़ा और बोला, इसीलिए कहता था कि काम पर फोकस करो, पर तुम्हें इंटर्नशिप से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ घूमने में मजा आता था। अगर उस समय अच्छे से इंटर्नशिप की होती तो पता होता कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के 24 घंटे के अंदर डिवोर्स लेना मुमकिन नहीं होता। वो उसके सामने आकर रुका, नजरें सीधी उसकी आंखों में टिकाए हुए बोला, कानून कहता है कम से कम 1 साल, उससे पहले ना तलाक की अर्जी और ना आजादी। आराध्या का चेहरा तमतमा उठा और वो गुस्से से बोली, इसका मतलब मुझे तुम्हारे साथ 1 साल तक रहना होगा। हाँ, और फिर 1 साल बाद तुम मुझे आजाद करोगे। आजाद तो मैं तुम्हें अभी कर सकता हूँ, पर करूँगा नहीं। आराध्या थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्यों? क्यों नहीं करोगे मुझे आजाद? क्योंकि अब मैं तुम्हें पल पल इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि तुमने कबीर मल्होत्रा की लाइफ बर्बाद की है। इतना कहते हुए वो बेड पर जाकर लेट जाता है और आराध्या वहीं चुपचाप खड़ी ये सोचती है कि मेरी शादी की पहली रात ऐसी होगी, ये कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभालती है और सोफी पर लेट जाती है। उधर कबीर अपने मन में कहता है, काश, काश भगवान जी इस आराध्या की जगह कोई भी लड़की होती, चाहे जैसी भी होती, लंबी मोटी छोटी, मैं उस लड़की के साथ ये शादी का रिश्ता खुशी खुशी निभाता और उसे बहुत प्यार भी देता। लेकिन इस लड़की से आपने मेरी शादी क्यों करवाई? मैं इसे ना तो कल पसंद करता था और ना कभी कर पाऊंगा।
इसे तो देखकर मुझे चिढ़ होती है। अगर मैं चाहूँ भी कि मेरा दिल इसके लिए धड़कना शुरू कर दे, तो भी मेरे दिल में इसके नाम से धड़कन नहीं आएगी और मेरा दिल भी कहेगा, भाई, इस लड़की के लिए तो मुझे क्यों धड़का रहा है? वो फ़ोन पर की हुई उन बातों को याद करने लगता है। तभी उसे आराध्या की वो बातें याद आती हैं जिसमें आराध्या उसे खड़ूस कहती है और उसके बारे में ये भी कहती है कि 10 दुष्ट मरे होंगे तब वो एक पैदा हुआ है। यही बात याद आते ही वो अपने बेड से उठ जाता है और तेज कदमों से चलता हुआ आराध्या के पास पहुंचता है। आराध्या जिसकी अभी अभी नींद लगी थी, वो आराम से सोफे पर लेटी हुई थी। कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। आराध्या जब देखती है कि कबीर उसका बहुत कसकर हाथ पकड़े हुए है, तो वह गुस्से से कहती है, कबीर, ये क्या तरीका है? मेरा हाथ छोड़ो। कबीर उसे गुस्से भरी नजर से देखते हुए उसकी कमर पर हाथ रखता है और फिर उसे अपने बहुत पास करते हुए कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं दुष्ट हूँ और खड़ूस भी, और न जाने तुमने मुझे क्या क्या नाम दिए हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी दुष्टता दिखाऊंगा। इतना कहते हुए वो उसके गालों को छू लेता है। अब दुष्ट के साथ शादी की है तो उसका ये रूप तो देखना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो उसकी चुनरी को सोफे पर फेंक देता है। आराध्या का गुस्से से बहुत बुरा हाल था। वो अपने आप को शांत करती हुई कहती है, कबीर, जाकर चुपचाप सो जाओ। मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, पर मैं तो तमाशा चाहता हूँ, ऐसा तमाशा जिसे देखकर तुम्हें पूरी तरह से पता चल जाए कि मैं बहुत दुष्ट हूँ। कबीर, मैंने कहा ना कि पीछे हटो। कबीर मल्होत्रा अपने कदम पीछे नहीं करता। वो आराध्या का हाथ पकड़ने चलता है कि तभी आराध्या उसका हाथ पकड़कर कुछ इस तरह से मोड़ती है कि कबीर को समझने में ये एक पल की भी देरी नहीं लगती कि आराध्या को मार्शल आर्ट बहुत अच्छी तरह से आती है। वो तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, स्टूडेंट, तुम लॉ की हो, नॉलेज तुम्हें मार्शल आर्ट की है। इंटरेस्टिंग। तुम्हारे साथ फाइट में बहुत मजा आएगा। आराध्या उसके हाथ को हल्का सा ढील देती है तो समीर कुछ इस तरह से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेता है कि आराध्या का चेहरा बिल्कुल कबीर के चेहरे के नजदीक आ जाता है। वो उस पर अपनी गर्म सांसों को निछावर करते हुए कहता है, जिंदगी में कभी मैंने कोई लड़की नहीं पसंद की थी। पहली बार मुस्कान की बातों ने मेरे दिल को इश्क के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया था। लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ये इश्क बेदर्दी लगने लगा। इतना कहते हुए वो कुछ इस तरह से उसे पीछे करता है कि वो सीधे सोफा पर जाकर बैठ जाती है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। आराध्या अपनी तेज होती धड़कनों को काबू में करते हुए कहती है, मुझे बस इससे नफरत है। इसके अलावा और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आराध्या जब भी कबीर के आसपास होती तो उसका दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता था। उसे अपने दिल में कुछ कुछ होता सा महसूस होता और यह बातें उसे अंदर तक झकझोर कर रख देती थीं कि आखिर उसका दिल कबीर के आसपास होने से क्यों धड़कता है। ऐसी तमाम बातें सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो कबीर उसे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। वो सुकून भरी सांस लेती है और मन में कहती है, अच्छा हुआ जो कबीर यहाँ पर नहीं है, वरना फिर किसी बात पर मेरी उससे बहस हो जाती। वो फ्रेश होकर अभी बैठी ही थी कि तभी नायरा की कॉल आ जाती है और नायरा उसे थोड़ा छेड़ते हुए कहती है, आराध्या मेरी जान, आखिर तूने मेरे इश्क को कल रात अपनी बाहों में लेकर उसे अपना बना ही लिया। नायरा की बच्ची, अब अगर तूने एक और शब्द फोन पर कहा तो सच कहती हूँ, मैं फोन में घुस कर ही तुम्हें मारूंगी। और ये कल से तूने क्या
मेरा इश्क कर रखा है। इतना ही ज़्यादा उस पर अगर तुझे प्यार आ रहा है, तो उसे अपने इश्क के जाल में फँसा लो। कम से कम इसी बहाने मैं उससे डिवोर्स ले लूँगी कि मेरा पति किसी और लड़की से इश्क फरमा रहा है। नायरा अपना सर पीटते हुए कहती है, तुम्हारा सच में कुछ भी नहीं हो सकता। आराध्या थोड़ा उदास होते हुए कहती है, नायरा, क्या तुझे भी लगता है कि मैंने उससे जानबूझकर शादी की है? नायरा अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, नहीं आराध्या, मैं जानती हूँ कि तू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए तू कम से कम जानबूझकर तो उससे शादी नहीं करेगी। क्या कबीर ने कुछ तुमसे कहा है? आराध्या अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ नायरा, कबीर का कहना है कि मैंने उससे जानबूझकर शादी की है। आराध्या मेरी जान, तुम दोनों इस समय एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसे हो जहां एक दूसरे को ब्लेम करना आम बात है, लेकिन अगर तुम दोनों थोड़ा ठंडे दिमाग से बातों को समझोगे, तो जरूर तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, भगवान की मर्जी है। मैंने कल ही तुम्हें समझाया था और आज भी तुम्हें समझा रही हूँ। तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाई है, इसलिए प्लीज सब कुछ भूलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहो, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आराध्या कुछ देर के लिए तो नायरा की बात सुनकर खामोश हो जाती है, लेकिन रात कही हुई कबीर की बातों को याद करके उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, आराध्या, मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं इस कबीर मल्होत्रा के साथ एडजस्ट करने की और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं ना इसके साथ एडजस्ट कर पाऊंगी और ना ही इसे अपना बना पाऊंगी। पर क्यों? क्योंकि ये चश्मेश मुझे एक नंबर का सनकी लगता है। हर समय पता नहीं कौन सी दुनिया में खोया रहता है। आंखों पर कभी काला चश्मा तो कभी वाइट लगाकर, जिस तरह ये मेरे सामने अपनी वकालतगिरी दिखाता है, उसे देखकर सच में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आराध्या इस बात से अनजान थी कि कबीर उसकी बातें उसके पीछे खड़े होकर सुन रहा है। वो नायरा से कहती है, नायरा, ऐसा करो, कोई एक बहुत खूबसूरत लड़की की तलाश करो और उसे कुछ पैसे देकर इस कबीर मल्होत्रा के पीछे लगा दो। उस लड़की से कहना कि वो इसे पूरी तरह से अपने इश्क में फंसा ले, और जब यह कबूतर गुटुर गू करते हुए उसके पास आने जाने लगे, तो धीरे से उन दोनों की फोटो क्लिक कर लो और फिर मैं वो सारी फोटो अपने मम्मी पापा और इसकी मम्मी पापा को दिखाकर ये साबित कर दूंगी कि यह एक नंबर का कैरेक्टर लिस्ट। इतना कहते कहते वो जैसे ही पीछे मुड़ी, तो सामने कबीर को देखकर उसके शब्द मुंह में ही रह गए। कबीर अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए बहुत हैरानी भरी नजरों से उसे देख रहा था और मन में सोच रहा था कि भगवान जी, पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो ये पाप की गठरी इस जन्म में मेरे पल्ले से बांध दी। डिवोर्स लेने के लिए ये मुझे करेक्टरलेस प्रूव करना चाहती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन 11 बजे उसका एक कोर्ट में केस लगा हुआ था। वो आराध्या से बहस करके कोर्ट लेट नहीं पहुंचना चाहता था, इसलिए वो आराध्या से कोई बात नहीं करता है और चुपचाप अलमारी से उस केस की फाइल निकालने लगता है। आराध्या इतना तो समझ गई थी कि कबीर ने उसकी कुछ बातों को सुन लिया है, पर शायद वो उसकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, इसलिए कोई बहस नहीं कर रहा है। वो कबीर के मन में किसी भी तरह का शक नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए वो फोन करने का नाटक करती है और फिर कबीर को सुना सुना कर फोन पर बात करते हुए कहती है, देखो, मैं अभी तुम्हारा केस नहीं ले सकती और वैसे भी आप जो सोच रही हैं
कि मैं आपके पति को कैरेक्टरलेस साबित करूं, तो ऐसा मैं नहीं करूंगी। मैं बहुत हॉनेस्ट नेचर की हूँ। मुझे ये जालसाजी, छल कपट, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं एक सीधी सादी, सिंपल सी लड़की हूँ। झूठ बोलना मुझे आता ही नहीं। कबीर उसकी बातों को सुन तो बहुत ध्यान से रहा था, लेकिन वो ऐसा शो ऑफ कर रहा था कि वो उसकी बातों को नहीं सुन रहा है। वह वॉशरूम में चला जाता है तो वह भी टहलते हुए वॉशरूम के जस्ट सामने खड़ी हो जाती है और जोर जोर से बात करते हुए कहती है, देखिए मिसेस शर्मा, मैंने आपसे एक बार कह दिया, प्लीज आप मुझे फोर्स मत करो। और वैसे भी अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं अभी अपनी फैमिली के साथ बिजी हूँ। कबीर उसे और उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बाथरूम से बाहर आ जाता है और अलमारी से निकालकर वो अपना कोट पहनने लगता है। तो फिर समीर को सुनाते हुए वो कहती है, देखिए आप मुझे पैसे देकर मेरी ईमानदारी को नहीं खरीद सकती। आप जो काम कह रही हैं उसे मैं करोड़ों रुपए में भी नहीं करूंगी। वो ऐसी बातें कहकर कबीर को विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो उसके बारे में बात नहीं कर रही थी। ये तो उसका एक क्लाइंट था। कबीर अपना फोन निकालता है और फिर उसमें एक नंबर डायल करता है। इधर आराध्या अभी भी कान से अपना फोन लगाए जोर जोर से बात करने का नाटक कर रही थी। आराध्या बातों में इतनी मस्त थी कि उसे तब पता चलता है जब बहुत तेज उसके कानों में अपने ही फोन से आती हुई रिंग सुनाई देती है। कबीर उसे बड़े गौर से देख रहा था और मन में सोच रहा था कि अब यह लड़की आगे कौन सा झूठ बोलेगी। आराध्या अपने ही फोन से आई हुई रिंगटोन सुनकर चौंक जाती है और वो जैसे ही स्क्रीन पर देखती है तो कबीर सर कॉलिंग लिखा होता है। उसे कबीर पर गुस्सा तो बहुत आता है कि सामने खड़ा है और उसे फोन कर रहा है। वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है और मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अरे मिसेस शर्मा ने पता नहीं कब फोन काट दिया, मैं जान ही नहीं पाई। समीर से नजरें चुराते हुए वो वहां से जाने लगी तो कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उससे फोन छीन लिया और फिर रिसेंट कॉल में चेक करते हुए बोला, ऐसा लगता है मिसेस शर्मा और मिसेस शर्मा की कॉल दोनों हवा में फुर्र फुर्र हो गए। फुर्र फुर्र ऐसे करते हुए वो पूरे कमरे में घूमने लगता है। आराध्या गुस्सा करते हुए कहती है, चुप रहो। वैसे तो खुद को शहर के सबसे बड़े फेमस लॉयर कहते हो, लेकिन चोरी चोरी मेरी बातों को सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर वो कबीर का डायलॉग उसी को सुनाते हुए कहती है, काश दूसरों की बातें सुनने के बजाय थोड़ा पढ़ लिया होता तो आज पता होता कि किसी की चोरी छुपे बातें सुनने पर कौन सी धारा लगती है। कबीर थोड़ा उसके करीब आता है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, धारा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। रात में सारी धाराएं एक एक करके समझाऊंगा, इसलिए नहा धोकर रेडी रहना। ये बात वो अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहता है। इतना कहते हुए वो जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा तो आराध्या आगे बढ़कर दरवाजे के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और दोनों हाथों से दरवाजे को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है कि नहा धोकर रेडी रहना? रात में तुम ऐसा क्या करने वाले हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा ईमान अब धीरे धीरे बदल रहा हो? आराध्या, हटो मेरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ है। केस तो यहाँ भी तुम पर लगा हुआ है, इसलिए मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि नहा धोकर रेडी रहना। पहले इसका मतलब बताओ। कबीर जानता था कि आराध्या बहुत जिद्दी है और अब वो इतनी आसानी से उसे नहीं जाने देगी, इसलिए वो थोड़ा उसके कान के पास झुकता है और उसके गालों में अपने गाल को रब करते हुए कहता है, क्योंकि रात में मैं तुम्हें बहुत फुर्सत से देखने वाला हूँ और फिर उसके बाद तुम्हें सारी धाराएं समझाने वाला हूँ और तुम्हारी जबान और मुंह को थोड़ा बंद भी करने वाला हूँ। वो ये सारी बातें
इतनी मदहोशी भरे अंदाज में कहता है कि आराध्या का दिल फिर जोरों से धड़कने लगता है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन बहुत जल्द ही वो अपनी हालत को कबीर से छुपा लेती है और थोड़ा गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, खबरदार, अगर ऐसा कोई इरादा लेकर तुमने कमरे में कदम रखा तो समझ लेना मैं भी वकील हूँ। ऐसा केस लगाऊंगी कि दूसरों का केस लड़ना ही भूल जाओगे। कबीर को अब थोड़ा मजा आने लगा था, इसलिए वो आराध्या को कमरे के अंदर खींच लेता है और डोर लॉक करते हुए कहता है, चलो अब केस लगा ही दो। इतना कहते हुए वो कोट उतार कर सोफे पर रख देता है और टाई की नॉब थोड़ी ढीली करने लगता है। आराध्या बात पलटते हुए कहती है, वो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए तुम कोर्ट जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बेगुनाह फांसी पर चढ़ जाए। आराध्या की बात सुनकर कबीर के होठों पर मुस्कान फैल गई थी। वो समझ गया था कि आराध्या को अब उससे डर लग रहा है। वो अपने कपड़े सही करता है और फिर कमरे से बाहर आ जाता है। उधर आराध्या जल्दी से डोर लॉक करती है और एक राहत भरी सांस लेते हुए कहती है, ये कबीर मल्होत्रा किसी दिन मेरी जान निकाल कर रहेगा। इसके पास आते ही मेरा दिल ऐसे 100 की स्पीड में धड़कता है, जैसे मानो अब मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। कबीर गाड़ी में आकर बैठ चुका था, लेकिन अभी भी वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था, जैसे आराध्या से बात करते करते वो मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुन रहे हैं, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और कहानी आपको कैसी लग रही है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।